स्ट्रक्चर देखें, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक संरक्षित स्मारक के ऊपर जो है लगातार प्लास्टर किया गया है, पेंट किया गया है और अलग अलग कलर के जो लेयर्स हैं आपको इसके नीचे दिख जाएंगे। संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर अब नया बवाल शुरू हो गया। एएसआई ने मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट की एक कॉपी जारी की है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर स्वरूप में किए गए बदलाव का जिक्र है। स्टेटस रिपोर्ट में मस्जिद में किसी भी पेंट या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होने की बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की फर्श को टाइल्स और पत्थर में बदल दिया गया है। इसके अलावा मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में सुनहरे, लाल, हरे और पीले रंग की मोटी तामचीनी पेंट की गई है, जिससे मूल सतह ढक गई है। ये जो स्ट्रक्चर देखें, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर नहीं है। ये एक संरक्षित स्मारक के ऊपर जो है लगातार प्लास्टर किया गया है, पेंट किया गया है और अलग अलग कलर के जो लेयर्स हैं आपको इसके नीचे दिख जाएंगे। इसके जो नीचे की मूल प्रकृति है जो कि पत्थर से बनी हुई है। जिस जमाने में इस तरह की इमारतें बनती थी, पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था ताकि वो लंबे समय तक चले। अगर आप देखो तो यहाँ पर कई परतें जो हैं वो पेंट की हैं, इसके अलावा प्लास्टर की हैं, जो कि जाहिर तौर पर नियमों को तोड़ती हैं और एएसआई के संरक्षित स्मारक के नियमों के खिलाफ है। दरअसल मुस्लिम पक्ष मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग कर रहा था। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि फिलहाल मस्जिद की रंगाई पुताई और मरम्मत की कोई जरूरत नहीं है। इसी बीच एएसआई निरीक्षण की स्टेटस रिपोर्ट की कॉपी सामने आई तो सियासत ने भी जोर पकड़ लिया। शिवपाल यादव ने कहा कि एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। देखिए, संभल में जो अत्याचार और उत्पीड़न किसी से छिपा नहीं है। ये केवल अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट पर बना रहा है। एएसआई की रिपोर्ट के दावों का सच जानने के लिए हमारे संवाददाता विद्यानाथ झा मस्जिद पहुंचे और स्थानीय लोगों से बात की, तो उन्होंने क्या कहा सुनिए। प्लास्टर कर दिया होगा, जो टूट फूट गया होगा उसका भी रिपेयर किया होगा। सही है। किया कि नहीं? किया है। हाँ। कहाँ इसमें अंदर जो इमारत टूटी होगी या झड़ी होगी? टूटी फूटी कुछ नहीं है, ऐसे बस जैसे कहीं से मसाला छूट जाए, ये हो जाए उसकी मरम्मत हो जाती। और फर्श कैसा है अंदर इमारत? फर्श तो सही है। सही है। टाइल्स लगे हुए? हाँ, टाइल्स लगे हुए। टाइल्स कब लगाए गए थे? कितने साल में? तो अंदाजे से बता दीजिए। ये हमें उसका अंदाजा, हमने तो ऐसे देखा है इसे। जब से देखा है तब से टाइल्स लगाए? जी हाँ। अच्छा, अंदर जहाँ पर आप लोग नमाज अदा करते हैं, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ पर कोई पेड़ वेड़ भी है, वृक्ष भी है? ना, कुछ नहीं। नहीं, आंगन में? ना, कुछ नहीं। वहाँ पर भी ना, कोई पेड़ पौधा नहीं? झाड़ वाड़ है अंदर? ना, कुछ नहीं। झाड़ भी नहीं? तो अभी मस्जिद कमेटी की तरफ से तो कहा गया है कि अंदर झाड़ झंकड़ है, उसको साफ करवाना। अरे नहीं, झाड़ झंकड़ से क्या मतलब, साफ है बिल्कुल। सभी के दावे अपने अपने हैं, लेकिन हकीकत क्या है? क्या रंगाई पुताई के नाम पर सबूतों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी? अगर नहीं तो फिर अचानक रंगाई पुताई की जरूरत क्यों पड़ी? फर्श पर टाइल्स बिछाई तो क्या क्या सच्चाई छिपाई गई? तो रिपोर्ट आपने देखी और रिपोर्ट में आपने ये भी देख लिया कि एएसआई की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, अदालत ने क्या कहा है और मस्जिद कमेटी कोर्ट क्यों गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मस्जिद कमेटी को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि कोर्ट में एएसआई की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बड़ी बात कही गई है। कहा गया है कि ऐतिहासिक इमारत में छेड़छाड़ किया गया, फर्श को तोड़कर वहां पर टाइल्स लगाए गए और कुछ छुपाने की कोशिश की गई। और भी बहुत सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं और आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ मनीष शुक्ला बीजेपी से हैं, अश्विनी उपाध्याय जी हैं सीनियर एडवोकेट हमारे साथ, विजय शंकर जी हैं बीएचपी से हमारे साथ, अखिलेश कटियार जी हैं समाजवादी पार्टी से, हाफिज नूर अहमद अजहरी जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन अश्विनी उपाध्याय, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। कोर्ट में आज एएसआई की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें एक बात तो यह थी कि रंग रोगन का काम हो या नहीं हो, दूसरी बात यह थी, बड़ी बात यह थी कि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इमारत के अंदर, यानी कि जो ऐतिहासिक इमारत है जिसका हरिहर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, उस इमारत के अंदर फर्श को तोड़कर वहां पर टाइल्स लगा गए। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय शायद नहीं जुड़ पाए हैं, उनके पास मैं चलूंगा। लेकिन विजय शंकर जी, ये रिपोर्ट क्या बता रही है? इस रिपोर्ट से क्या समझे कि क्या ऐतिहासिक इमारत में रंगाई पुताई की बात करके वहां को छिपाने की कोशिश हो रही थी?
क्या इसलिए कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए थे कमेटी की तरफ से? राकेश जी, क्या है कि ये रंगाई पुताई तो एक बहाना है और असल मुद्दा वहां के साक्ष्यों को, मंदिर के साक्ष्यों को मिटाना है। यही इनका काम है। और एएसआई के अंदर ये सारा काम इस समय चल रहा है। एएसआई ने संरक्षित कर रखा है और बिना अनुमति के, बिना आवेदन किए ये सारे काम नहीं कर सकते। इसके बाद भी ये सब करते रहते हैं। आपको ध्यान में होगा, जब हमारा श्री राम जन्मभूमि में श्री रामलला एक टेंट में रहते थे, तो एक टेंट को बदलने के लिए भी हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे और इसके बाद अनुमति मिलती थी। और ये लोग बार बार उसका विरोध करते थे। यानी हमारे आराध्य श्री रामलला टेंट में बैठे हुए हैं और हम प्रतीक्षा करते रहते थे कब हमारा कोर्ट हमें अनुमति दे और कब हम इसमें नया सारा करें। लेकिन ये तो उसमें शंकर जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद, अयोध्या में जिस तरह से बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, ठीक उसी तरीके से यहां पर जामा मस्जिद बनाई गई, आप ये कहना चाह रहे हैं विजय शंकर जी? अच्छा, हाँ जी, नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये षड्यंत्रकारी हैं और हमेशा जालसाजी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। और देश में जो भी ऐसे प्रमुख मंदिर हैं, जैसे तो आप काशी विश्वनाथ में देख लीजिए ना, इन्होंने क्या किया, जहां पर हमारा शिवलिंग है वहां फव्वारा बना दिया, वहां उसमें खंडित किया, उन्होंने छेद किया उसमें, वहीं पर कुल्ला करते हैं, वहीं पर हाथ धोते हैं, वहीं पर जूते पैर धोते हैं। तो इनकी दूसरी की आस्थाओं से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी की आस्था का ये सम्मान करते हैं, ना किसी की आस्था के साथ कोई लेना देना है। केवल इनका जो राजनीतिक, मैं इसको राजनीतिक वंडर कहता हूँ, हाफिज नूर, अधिक से अधिक मंदिरों, अधिक जगहों को कब्जा करना है। ये है हाफिज नूर साहब के पास मैं जा रहा हूं, मैं लौट कर आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा विजय शंकर जी। हाफिज नूर साहब, एक तरीके से आज एएसआई ने ट्रेलर दिखा दिया आप लोगों को रिपोर्ट के जरिए। देखिए, अभी जैसे विजय शंकर तिवारी जी बोल रहे थे, बहुत ही खतरनाक जुमले इस्तेमाल किए, षड्यंत्रकारी हैं ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते, किसी मजहब को नहीं मानते, वगैरह वगैरह। तो मैं कहूंगा कि इतने बुरे हैं हम लोग। हाफिज भाई, वो आपको नहीं कर रहे, वो आपको नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसने जामा मस्जिद बनवाई, वो उनको कह रहे हैं। नहीं, ये मुगलों को कह रहे हैं। विजय शंकर जी मुगलों के लिए कह रहे हैं, तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? विजय शंकर जी पूरी कौम को देखिए, बाबरी मस्जिद का तस्करा अभी किया था। आप मुगलों के, नहीं, मुझे आप मुगलों के वंशज तो नहीं है ना जी विद्याधर जी? सुनिए हाफिज भाई, आप मुगलों के वंशज नहीं है। बाबरी मस्जिद, आप तो हिंदुस्तान में पैदा हुए, मस्जिद का जिक्र भी किया था आपके पूर्वज हिंदुस्तान में पैदा हुए ना, तो आप बुरा क्यों मान रहे हैं? सुनो, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के बारे में आप ये साबित नहीं कर तो बाबरी मस्जिद जो मस्जिद थी ही नहीं, जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, वहां पर फिर से मंदिर बन गया है। क्या आपको खुश होना चाहिए कि वहां पर जाकर कोई भी मुसलमान इबादत नहीं कर सकता जहां पर किसी इमारत या किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर मस्जिद बना दी जाए। तो ये तो अच्छी बात हुई कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो गया। एक तरफा कब तक बोलोगे आप? कब तक एक तरफा वकालत करोगे आप टीवी डिबेट करा रहे हो, आप एंकर हो, या आप भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो गए, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हो गए। मतलब आप हमारी बात सुन नहीं रहे हो। मैं तो जो सच है हाफिज भाई, जो सच है मैं वो कह रहा हूं। नहीं, सच आपको सच मानने में दिक्कत हो रही है, सच को सच कहने में आपको दिक्कत हो रही है। सच बोलने लगोगे, आप मानते हैं ना कि बाबरी मस्जिद, अब तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर का निर्माण हो गया, करोड़ों राम भक्त वहां दर्शन करके आ गए। अब तो कम से कम मान लीजिए साफ सुने कि बाबरी मस्जिद नहीं, वहां पर राम मंदिर ही था। योगी जी अपने राम मंदिर ही था वहां पर। बहुत अच्छा है। और अब वापस आइए संभल, सुनिए संभल वापस आइए। ये भी बाबर का जो दरबारी था, ये भी बाबर का जो दरबारी था, उसी ने बनवाया था ना। नहीं, बिल्कुल सुनिए, हमारी बात सुनिए। कोई हाफिज भाई, मेरा सवाल सीधा है कि क्या ट्रेलर देखकर ही आप लोग परेशान हो गए? काहे का टेलर काहे का? क्या कहना चाह रहा है? ट्रेलर इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज एएसआई, देखिए एएसआई की जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट, वो तो लिफाफा बंद कोर्ट के पास है, लेकिन एएसआई ने आज जो रंगाई और पुताई को लेकर रिपोर्ट पेश की है, उसमें यह बताया है
कि वहां पर फर्श तोड़कर वहां पर टाइल्स लगा दिए गए, ऐतिहासिक इमारत के साथ छेड़छाड़ किया गया है। होगा। आप बाबरी मस्जिद को आप पढ़ लें, 2010 का जो आया था, हाई कोर्ट का फैसला आया था, उसको आप पढ़ लें। 2003 बाबरनामा पढ़ा होगा, जो सेशन कोर्ट का आया, आईने अकबरी आपने पढ़ा होगा, बाबरनामा पढ़ा होगा आपने, वो पढ़ ले। आईने अकबरी, बाबरनामा सब पढ़ा है। और नागपुर और मुझे लगता है अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। नागपुर का लिखा हुआ स्कंद पुराण पढ़ते हम, भागवत गीता सुनिए ना, मत्स्य पुराण, इन सभी ग्रंथों में जिक्र है संभल का, और एक एक नक्शा, एक एक मंदिर का जिक्र है। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। अश्विनी जी, आप थोड़ा लेट आए, लेकिन स्वागत है आपका। आज मैं ये कह रहा हूं कि क्या एएसआई की तरफ से कोर्ट में ट्रेलर दिखा दिया गया मुस्लिम पक्ष को, और ये बता दिया गया कि ऐतिहासिक इमारत के साथ छेड़छाड़ हुआ है, और जो मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है, जो भागवत गीता में लिखा हुआ है, जो स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, वो सच सामने आएगा। देखिए, जिस कानून को ये लोग ढाल बना रहे हैं, वो कानून कांग्रेस ने 1991 में बनाया था, नाम है उसका पूजा स्थल कानून। उसको हमने 2020 में चैलेंज किया, और अब तक 18 स्थानों पे सर्वे हुआ है, और जहां 18 स्थानों पे सर्वे हुआ, उन 18 के 18 स्थानों पे मंदिर के ही प्रमाण मिले हैं। 15वीं शताब्दी में यहाँ पे 100% हिंदू थे। कन्वर्जन शुरू हुआ बाबर के बाद से। अब न तो यहाँ पे मुगलों ने कोई नया शहर बसाया, न मुगलों ने कोई नई मस्जिद बनाई। उन्होंने आके बसे बसाए शहरों का नेम प्लेट बदला, अपने नाम पे रख लिया, और बने बनाए मंदिरों का गुंबद बदल के उसको मस्जिद बना दिया। मेरा ये कहना है कि अगर किसी मस्जिद में कोई जाके हनुमान चालीसा पढ़ दे, तो वो मस्जिद मंदिर नहीं हो सकता। वैसे किसी मंदिर में, अगर किसी मंदिर में जाके कोई नमाज पढ़ दे, शहीद नहीं तो वो मंदिर भी मस्जिद नहीं होता। तब तो अगर वो मंदिर थी बाबरी मस्जिद, तो आपको शहीद नहीं करनी चाहिए थी। सुन तो लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। आपने जो मजालिम ढाए हैं बाबरी मस्जिद के नाम से देश में, शांत रहिए, आपको थोड़ा शांत आपको रहना चाहिए था। विद्यानाथ जी, हमारा ये कहना है, हाफिज भाई एक एक करके बोलिए। समझ में नहीं आ रहा है। आप मुगलों के साथ खड़े हैं, आप मुगलों के साथ खड़े हैं कि हिंदुस्तानियों के साथ खड़े हैं, मुझे ये बता दीजिए। मुगल क्या है? देश के शासक। आप मुगलों के साथ खड़े हैं क्या? देश के शासक रहे हैं वो, क्या उन्हें आप कोस रहे हो? आप ब्रिटिश के लिए आप बताइए ना, आप बाबर और औरंगजेब की औलाद हैं क्या? डर लग रहा है। आप बाबर और औरंगजेब की औलाद हैं क्या? मुझे ये बताइए। देश में आप बाबर और औरंगजेब की औलाद हैं? अपनी जान दी, हाँ या ना बताइए हाफिज भाई। उन्हें भी कभी कह लिया करें। आप नहीं है ना? मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। अरे भाई साहब, मैं पूछ रहा हूँ, आप बाबर औरंगजेब की औलाद नहीं है, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? डर लग रहा है आपको? दर्द क्यों हो रहा है? डर रहे हो आप? आपको तो प्यार से कहना चाहिए था। आप भाईचारे की बात करते हैं, आप लोग भाईचारे की बात करते हैं ना, तो भाईचारे में कहते हैं कि भाई ये अकबर ने, औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए और मस्जिद बनवाए, और उन जगहों पर हम मंदिर बनाने के लिए हम पैसा इकट्ठा करेंगे। आपको डर लग रहा है? आपको एक एक करके, एक मिनट, अश्विनी उपाध्याय कंप्लीट कर लीजिए, एक एक करके, उसके बाद फिर मैं आता हूं। विद्यानाथ जी, बहुत सीधी सी बात है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। अरे अंग्रेजों ने भी कहा, अरे अंग्रेजों ने भी एएसआई की रिपोर्ट में कहा है, जरा पढ़ लीजिए। 1879 की रिपोर्ट क्या है? एएसआई की रिपोर्ट, फैसला पढ़ लो ना। ब्रिटिश सरकार के दौरान एएसआई की रिपोर्ट क्या है, बताइए मुझे। 2019 का फर्क हाफिज भाई बताइए, क्या है वो रिपोर्ट? क्या है एएसआई कर रहा है? अश्विनी उपाध्याय बताइए, 1879 की रिपोर्ट, एएसआई की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार के दौरान की कौन सी रिपोर्ट है, और उसमें क्या कहा गया है? उसमें तो ये भी कहा गया है कि बाबर का नाम ही गलत लिखा हुआ है शिलालेख पर, फर्जीवाड़ा है सब कुछ। बोलिए अश्विनी उपाध्याय। देखिए, दिक्कत केवल हमें इनसे नहीं है, दिक्कत कन्वर्टेड हिंदुओं से नहीं है, दिक्कत तो हिंदुओं से है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो ओट जीवी नोट जीवी जो हिंदू है ना, ये बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। इनको संबल मिला किससे? इनको साहस मिला किससे? इनको साहस मिला 1954 के वक्फ पैक्ट से, जो नेहरू जी ने बनाया। इनको साहस मिला किससे? साहस मिला इंदिरा के कानून से, जो उन्होंने जामिया को और अलीगढ़ को मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया। इनको साहस मिला किससे? कांग्रेस के 1991 वाले प्लेस ऑफ वर्शिप से। इनको साहस मिला किससे? 1992 के माइनॉरिटी कमीशन एक्ट से। इनको साहस मिला किससे? 1995 में जब वक्फ पैक्ट को अनलिमिटेड पावर दे दिया। इनको साहस मिला अश्विनी उपाध्याय जी, क्या इनकी सांस अब उखड़ रही है? क्या इनकी सांस उखड़ रही है? और आज एएसआई ने इन्हें जोर का झटका धीरे से दिया है। मैं वापस आऊंगा, हमारे साथ बाकी मेहमान हैं, उनके पास भी वापस आऊंगा, लेकिन देखिए संभल के बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं।
जिन्होंने 24 नवंबर को भी देखा और जिन्होंने न जाने कितने दशकों से इस मस्जिद को देख रहे हैं। मुझे लग रहा है आज तो बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि 75 साल उनकी उम्र है, किसी की उम्र 80 साल है। वो कह रहे हैं हम देखते आ रहे हैं मस्जिद को और बहुत कुछ बदल गया, वो सब कुछ हमारे कैमरे पर रिकॉर्ड है। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग इसी तरीके से मस्जिद देखते आ रहे हैं या फिर पिछले 10 साल 15-20 सालों में इस मस्जिद में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है? और कुछ वक्त पहले, कुछ साल पहले जब कुएं को बंद कर दिया गया था, दरवाजा बंद कर दिया गया था, अंदर लोगों को जाने से रोक दिया गया, तो उसके पीछे कोई साजिश थी? देखिए, जो कुएं की जहां तक बात है, मेरा जब जन्म हुआ था तो कुएं का पूजन इसी कुएं पर हुआ था। और दूसरा 2012 तक यहां पर कुएं का पूजन होता रहा है और 1978 तक इसके अंदर हम लोग जाते रहे हैं। 1978 आप अंदर गए हैं? अंदर गए हैं। क्या क्या देखा आपने अंदर? खेले हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज इन्होंने खत्म कर दी। जंजीर लटकी हुई थी, वो खत्म कर दी। पीछे के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ था, उस दरवाजे को तोड़ करके इन्होंने उसके आगे कोई एक दीवार खड़ी कर दी है। नहीं, कुछ ऐसा आपने देखा जिससे समझ में आता हो आपको कि ये सनातनी सबूत है? बिल्कुल, सनातनी स्थल के सबूत है। बिल्कुल। इसके अंदर जो सामने आला है उसमें भगवान की तस्वीर बनी हुई है और उसमें कमल के फूल बने हुए हैं चारों तरफ। और बहुत सारी चीजें ऐसी है जिस तरीके से जो जिसमें ये ठीक है। मैं वापस आऊंगा, और भी लोग मेरे साथ हैं, मैं जल्दी जल्दी से उनके पास भी चलूंगा, लेकिन एक बार जरा अखिलेश कटियार जी के पास मैं जा रहा हूं। अखिलेश भाई, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि एक तरफ कोर्ट में मामला है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि संभल में अत्याचार और उत्पीड़न किसी से छिपी हुई नहीं है, केवल अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट किया जा रहा है या अल्पसंख्यकों के लिए आप दूसरों को टारगेट कर रहे हैं, बहुसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं? विद्यानाथ जी, नव भारत के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जो यहाँ पे अभी उपाध्याय जी बात रख रहे थे कि वो जो हिंदू हैं, वो जो उनकी बात करते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। भाई, आपको प्रॉब्लम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से भी हो सकती, जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के बुद्ध धर्म नागपुर में दीक्षा ली थी। आपको उन दलित पिछड़ों से भी प्रॉब्लम हो सकती है जो आप जिनके साथ आप ऊंच नीच का व्यवहार करते हैं। आपको प्रॉब्लम किससे होगी? किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एक मिनट, आप कल चाहे तो इस्लाम कबूल कर लें, किसी को दिक्कत नहीं है। और किसी ने इस्लाम से सनातन कबूल कर लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात को लेकर है कि आप लोग वोट बैंक के खातिर, अल्पसंख्यक वोट बैंक के खातिर बहुसंख्यक लोगों को नजरअंदाज करते आए हैं अभी तक, और अभी भी कर रहे हैं। आपको किससे प्रॉब्लम नहीं है भाई? अरे, आपके प्रॉब्लम से इस देश को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, जो दलित पिछड़ा वर्ग है, उनको, क्योंकि जब से 2024 में जो विद्यानाथ जी, जब से जून 2024 से उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पे भाजपा सिमटी है, उसके बाद से इन्हें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इनको हिंदू मुस्लिम के अलावा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान और इसके अलावा इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसी पे मामला ला जाके खड़ा कर देते हैं आप लाके, क्योंकि आप शिक्षा की बात करने लायक आप बचे नहीं है, स्वास्थ्य की बात करने लायक बचे नहीं है, किसानों की बात करने लायक आप रहे नहीं है। जनता ने आपको नकार दिया है, तो अब आप ले देके वापस हिंदू मुस्लिम, मुसलमान, मंदिर मस्जिद, उसके अलावा आपके पास कुछ बात करने को नहीं रह गया। मैं कह रहा हूं कि जब मामला अदालत में है, भाई कोई योगी सरकार सुनवाई कर रही है क्या अखिलेश जी? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में सुनवाई हो रही है क्या संभल मामले की? अखिलेश भाई मुझे बताइए। आप एक बात जानते हैं विद्यानाथ जी, आप लोग कह रहे हैं कि पार्टी ये कर रही है, मैं पूछ रहा हूं कि क्या मुख्यमंत्री आवास में सुनवाई हो रही है या इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है? कहां सुनवाई हो रही है? सवाल समझ लिया है, आप जवाब भी तो सुन लीजिए। एएसआई के जितनी प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा की इंतजाम, बोलिए वहां कर्मचारी, बाकी सब चीजें जो केंद्र सरकार है उनकी जो संस्था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनके अधीन होती है, वहां सब व्यवस्था होती है। और अगर वहां पे कोई दिक्कत है उसके लिए सिस्टम बना हुआ है, वो लोग बात करेंगे, उसे सुरक्षित रखेंगे। कोर्ट के अधीन मामला है, सुप्रीम कोर्ट देश के किसी हिस्से को अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान बना देंगे और कहेंगे कि दहलीज और बॉर्डर पार नहीं करने देंगे, तो कौन सा अधिकारी, कौन सी एसआई की टीम वहां पहुंच जाएगी? मुझे बताइए, आपकी सरकार में कितनी बार एसआई की टीम पहुंची थी इस मस्जिद में? कितनी बार रंगाई और पुताई का काम हुआ था तो आपकी सरकार या यहाँ के अधिकारी गए थे? पुलिस वाले कितनी बार गए थे? मुझे आप बताइए, आप कितनी बार गए? विद्यानाथ जी,
आप उतनी बताइए। तेज बोलेंगे या आराम से बोलेंगे? कंप्लीट कीजिए, आप तो प्लीज। बड़े भले प्यारे आदमी हैं और मिठास सर से मैं भी थोड़ा बात बाहर हो खड़ा सकती है हूँ, विद्यानाथ मैं जी। जोर से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों की आवाज। जी बोलिए हाँ, तो बोलिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोगों को इस मुद्दों पे खड़े करके राजनीति को थोड़ी करनी थी। हमारे लिए मुद्दे थे, जनता ने जिन मुद्दों के लिए, जिन समस्याओं के समाधान के लिए, जनहित के जिन फैसलों के लिए हमें जिम्मेदारी दी थी, हम उस काम में लगे थे। अब भारतीय जनता पार्टी का तो जनता मामला आपके लिए शुरू सिर्फ यहाँ से क्या होता है, हिंदू एक मुस्लिम खास से, वर्ग खत्म विशेष हिंदू के मुस्लिम लोग पे ही होता है, अब एक और खास क्या समुदाय करोगे के आप? लोग ही आपकी जनता है? क्या वही आपको वोट देते हैं? नहीं। और अब आप एक बहुसंख्यक बात बताएं, बहुसंख्यक जो इस देश में है वो आपको अखिलेश वोट नहीं यादव देते हैं, जी, उनकी आवाज आप नहीं बन सकते हैं क्योंकि आपको डर लगता है कि वो तो कहीं और जा रहे हैं, अगर ये भी छिटक जाएंगे ये बात तो ये भाजपा से बीजेपी भी को कह इस बार सकते हो 33 सीट आप। आई है, अगली ये बार बात कहीं भाजपा से 70 भी सीट कह ना सकते चली हो। जाए। मैं वापस आऊंगा आपके पास। अगली- मनीष शुक्ला अगली हमारे साथ बार- हैं। मनीष जी, अगर मनीष जी यही रहा क्या तो 33 चूंकि सीटें रह जाएंगी नहीं, अगली बार हाँ, विद्यानाथ जी, कंप्लीट कर इससे भी लीजिए। ज्यादा नहीं रहेंगी। जी बोलिए। ठीक है मनीष जी, क्या शिवपाल यादव जो कह रहे हैं कि जानबूझकर आप लोग एक समुदाय विशेष के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं उनका, और यही वजह है कि आज संभल में जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आपकी सरकार का हाथ है? देखिए विद्यानाथ जी, माननीय न्यायालय में भारतीय पुरातत्व विभाग ने जो रिपोर्ट रखी है वो बड़ा गंभीर विषय उसमें आया है सामने। और 1947 के पहले मुगलों अंग्रेजों ने जो किया, 47 के बाद लगभग वही काम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने भी किया और मंदिर का स्वरूप बदल जाए इसके लिए सारे प्रयत्न किए। अभी आपने एक सवाल पूछा कि जब सपा की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी या ऐसे तमाम तथा कथित छद्म धर्मनिरपेक्षता वाले दल की सरकारें थी, एएसआई कब जा चुकी? जो इमारत 1920 से एएसआई के पास है उसके बावजूद वहां का स्वरूप बदल गया, तो आप समझिए ये केवल कोई वर्ग विशेष का मामला नहीं है। इसमें तमाम राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए शामिल रहे हैं और इस षड्यंत्र में शामिल रहे हैं। और आज जब वो सामने आ रहा, माननीय उच्च न्यायालय के सामने आ रहा है, तो शिवपाल यादव जी का बयान तो स्पष्ट करता है कि उनको न्यायालय भी भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। अभी उनके पक्ष में कोई फैसला आ जाए तो न्यायालय ठीक है, और हिंदुओं के पक्ष में अगर फैसला आ जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हो जाता है। यानी शिवपाल यादव और कांग्रेस जैसे दलों ने कह दिया है कि बहुसंख्यक का मतलब भारतीय जनता पार्टी, और उसमें सारा बहुसंख्यक शामिल है। जो कुंभ में लोग नहाने आए उन्होंने साबित कर दिया कि यहाँ कोई जाति का खांचा नहीं है। एक बार मैं मुद्दे पर वापस लौट कर आता हूँ। और अखिलेश जी, ठीक है, अखिलेश जी अभी कह रहे थे मनीष भाई, मैं वापस आपके पास आऊंगा क्योंकि अब देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे साथ आ गए हैं और मैं जल्दी से एक बार इन लोगों के मन में क्या चल रहा है और ये लोग क्या चाह रहे हैं जरा वो समझ लेता हूँ, क्योंकि संभल को सबसे पहले सुनना जरूरी है। स्टूडियो में बैठकर या बाहर से बैठकर बोलना आसान है, संभल में बैठकर बोलना इतना आसान है या नहीं है? आसान है संभल में बैठकर बोलना कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है हमारा? हाँ, अब तक जितनी सरकारें रही इससे पहले तो बोलना क्या, यहाँ कोई बोल भी नहीं पाता था। आज ये हिम्मत बनी है माननीय योगी सरकार की वजह से और यहाँ के प्रशासन की वजह से कि हम लोग खुलकर बोल पाते हैं कुछ भी। जी, आप लोगों ने कभी कुछ ऐसा अंदर देखा जो सनातनी सबूत को की गवाही देती हो? देखिए, मंदिर में अंडरग्राउंड परिक्रमा होती है जो सिर्फ गर्भगृह की परिक्रमा कहलाती है, वो इस मंदिर में है। अच्छा। और एक मनोकामना आपने अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ। आप गए हैं अंदर? हाँ, गया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र शर्मा। यहीं के रहने वाले संभल के? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सब कुछ, नहीं तो कल कोई ये ना कह दे कि विद्यानाथ किसी को खुद खड़ा करके और बुलवा दिए, तो सब कुछ बताना जरूरी है। जी देखिए, 3 मंदिर संभल में ऐसे हैं जिनमें अंडरग्राउंड परिक्रमा है। मनोकामना पे है, देख लीजिए। रहट के मंदिर में है, देख लीजिए। तीसरी इसमें है। ठीक है। आप लोगों को लग रहा है कि ये रंगाई पुताई के आड़ में कुछ और होने वाला था, कोर्ट की वजह से रुक गया? ऐसा है, ये बिल्कुल एक इमेंस प्लेजर में चल रही थी पिछले 1919 के बाद से। मतलब अब प्रोटेक्टिव मोनूमेंट होने के बावजूद एएसआई का तो कब्जा खत्म हो गया और मस्जिद इंतजामिया कमेटी अनलॉफुल एक्सरसाइज हो गई इसके अंदर, और टोटली अब ये चूंकि एक्सपोज अहम ब्रह्मास्मि हो गए थे। वो अहम ब्रह्मास्मि, किसी की हिम्मत नहीं थी, ये तो तसब्बुर किसी का था ही नहीं, ये जो आज हो रहा है ये। और अब वक्त आया जो हो रहा है इसके पीछे आप लोगों को क्या वजह, सरकार वजह लग रही है या सिस्टम या कोर्ट? सर, मैं तो कहता हूं कि हम इस्लाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं, जिस टाइम पे विवाद स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जहाँ विवाद होता है वहां तो उनकी दुआ कबूल ही नहीं हो सकती।
है ना। तो हम तो ये कहते हैं कि भाई आप तो कह रहे हैं इस्लाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और सर एक चीज और है, यहाँ जहाँ ये वजू करते हैं वो हवन कुंड है। अच्छा। और हवन कुंड में आप वजू कर रहे हैं तो कैसे कबूल होगा सर, ये ठीक। सर आप बताइए, क्या आप भी इस्लाम बचाने की कोशिश कर रहे हैं या मंदिर ढूंढ रहे हैं? देखिए, यहाँ संभल में जो 24 नवंबर को जो घटना हुई है, अगर यहाँ का जिला प्रशासन, डीएम, कप्तान अगर ना होते तो ये संभल में बहुत बड़ा नरसंहार होता, हिंदू यहाँ से पलायन कर जाते। दोनों अधिकारियों की वजह से, प्रशासन अधिकारी की वजह से, सरकार की वजह से यहाँ हिंदू आज रुका हुआ है। और कुछ सरकारें पूर्व में जब रही, यहाँ एएसआई का पूरा कब्जा था, एएसआई का कब्जा था। इन्होंने क्या करा, उसके बाद जब सरकारें आई, इन्होंने एएसआई को भगाने का काम किया। आप लोगों को भी लग रहा है कि सरकार को भगाने का काम होता रहा है? सरकार जो यहाँ पर अधिकारी आते थे, पुरानी जो सरकारें होती थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, उनका प्रशासन इतना स्ट्रांग नहीं होता था, इसलिए जो बाहर दिल्ली से अधिकारी आते थे वो चले जाते थे यहाँ से, या लखनऊ से आते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि हम तो युवा हैं, हम 2012 की आपको बात बताते हैं कि हम खुद ट्यूशन पढ़ने आते तो हमें घेरा जाता था वहाँ, मारा जाता था वहाँ पर। अच्छा। जब से प्रशासन आया कि एक यह है कि हम आज बात भी कर पा रहे हैं ना, ये प्रशासन की वजह से। अगर उधर ये लोग चढ़ भी आते हैं हमारे ऊपर, हम कोई बात करने लायक बस। आपके दादा और पिताजी उम्र के जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि अंदर वो खेलते भी थे, आप लोगों को कभी मौका मिला अंदर खेलने का? पास में एक सनातन धर्म विद्यालय था जिसमें इंटरवल में हम हरिहर मंदिर में ही खेला करते थे। और उस हरिहर मंदिर कहाँ है? हरिहर मंदिर जो इन्होंने मंदिर पर कब्जा करके जो जामा मस्जिद का स्वरूप बना है, ये वही मस्जिद और मंदिर का मामला वही बता रहा हूँ मैं। ठीक है हाफिज नूर जी, अब मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि देखिए लोगों की बात आपने सुन ली। एक व्यक्ति तो ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं मैं तो इस्लाम बचाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर विवाद हो वहां इस्लाम हो ही नहीं सकता है, और जहां इस्लाम है वहां पर कोई विवाद हो ही नहीं सकता। किस बात का विवाद कर रहे हैं आप लोग? हमारे भाईचारे में मान जाते हैं। हमारे घरों में घुस जाओ आके कह दो ये घर हमारा है, बाद में कह दो विवाद है, भाग जाओ यहाँ से। इस्लाम बचाने के नाम पे घुस जाओ के आओ। आपके घर में कोई घुस गया या आप किसी के घर में घुस गए? बाकी जो उसने आग लगा दी, जहर फैलाया उसने, बोलिए, और आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं। बोलना मत बीच में मेरे। बतौर ज़कात खैरात भी अगर आपके अंदर ईमानदारी बची हो अगर, तो संभल के वो लोग, वो माँ बाप, वो बच्चे जिन्हें बेघर किया है, जिनकी जानें ली गई हैं, जरा उनसे भी सवालात कर लेते। आप ढूंढ कर लाए हो, मतलब के लोग ने अपने समझा के क्या ऐसा ऐसा बोल रहा है चैनल पर आकर। कम से कम थोड़ा तो अपने अंदर वो रखो आप लोग। पत्रकारिता किसको कहते हैं? उन लोगों को भी पूछ लीजिए ना। खा गए हो आप क्या? उन 35-40 पुलिस वालों को भी पूछ लीजिए, उनके परिवारों को भी पूछ लीजिए, जिनको पत्थर मार मार के घायल कर दिया संभल में। बाबरी मस्जिद के आप लोग नहीं जाएंगे। एक तरफा कहानी लिखते हैं आप लोग, एक तरफा कहानी लिखते हैं। एक आंख से दुनिया को देखते हैं, अरे दूसरी आंख खोलिए। अश्विनी उपाध्याय के पास मैं एक बार आ रहा हूँ। हाफिज भाई, अब वक्त बहुत कम रह गया, क्योंकि आप हाफिज नूर, आप एक ही बात को बार बार कह रहे हैं। आप भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन भाई अगला वाला हो और आप दूसरे को चारा समझकर उसको खा जाएं, ऐसे नहीं चलेगा ना सर, ऐसे नहीं चलेगा। अश्विनी उपाध्याय जी, कौन किसके घर में घुस गया और कौन भाई है और कौन चारा चबाना चाहता है? अश्विनी उपाध्याय, देखिए पहली बात तो विद्यानाथ जी, 15वीं शताब्दी में यहाँ पे कोई गैर मुस्लिम नहीं था। जितने आज दिख रहे हैं ये सब के सब बाबर के बाद हुए, कन्वर्ट होना शुरू हुए। कुछ लोग जजिया नहीं दे पाए इसलिए कन्वर्ट कर दिया, कुछ लोग तलवार से डर गए वो कन्वर्ट हुए, अपने आप तो कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। बोलो ना। अब मैं आता हूँ मूल विषय पे। बड़ी सीधी सी बात है, पूछो ना। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, हमने अग्नियान बना लिया, हमने मंगलयान बना लिया, हम आदित्ययान बना रहे हैं, हमने परमाणु बम बना लिया है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, आराम से बैठे बैठे किसी भी बिल्डिंग का सर्वे करके बताया जा सकता है कि उसकी नींव कब बनी, उसकी दीवार कब बनी, उसका गुंबद कब बना। पता नहीं इनको सर्वे से क्या आपत्ति है। कहते हैं हम ईमान वाले हैं और ईमान पता चलेगा सर्वे से, लेकिन सर्वे नहीं चाहते। अगर दिल में सच है और जुबान से भी आप सच बोलना चाहते हैं, अगर दिल में सच है, जुबान से सच बोलना चाहते हैं, और जैसा कि एक भाई ने कहा कि इस्लाम जहां विवाद है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां विवाद नहीं, इस बात को भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपको अदालत पर भरोसा रखना चाहिए, एएसआई की रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, आपको इंतजार करना चाहिए, आपको बाबर के साथ नहीं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का और आप सभी लोगों का भी। राष्ट्रवाद में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।